साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने और समझने वाले हैं कि मुद्रा क्या होता है। दोस्तों, मुद्रा क्या होता है, इसके विषय में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मुद्रा के विषय में दोस्तों हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसको कैसे मापते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मुद्रा से संबंधित हर एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुद्रा क्या है? सबसे पहले प्रश्न यह आता है दोस्तों कि मुद्रा किसे कहेंगे। दोस्तों, मुद्रा क्या है, इसके विषय में हम देखते हैं कि मुद्रा क्या होता है। दोस्तों, तो मान के चलिए कि हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो वस्तु के बदले जिस चीज़ को हम देते हैं उसी को हम मुद्रा कह देते हैं। दोस्तों, क्या मुद्रा एक वस्तु है जिसको हम उपयोग में लाते हैं किसी दूसरे वस्तु को खरीदने के लिए। दोस्तों, किसी दूसरे वस्तु को खरीदने के लिए। तो दोस्तों, मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होता है जिसके जरिए वस्तुओं और सेवाएं खरीदी व बेची जाती है। क्या दोस्तों? जिसके जरिए वस्तु और सेवा खरीदी और बेची जा सकती है उसी को हम मुद्रा कहते हैं। दोस्तों, और मुद्रा होता है अर्थव्यवस्था का आधार होता है। दोस्तों, इसी पे अर्थव्यवस्था टिका हुआ रहता है। दोस्तों, मुद्रा यही है। मुद्रा क्या है दोस्तों? मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। यानी ए एक वस्तु है और बी एक वस्तु है। अगर ए को देने से अगर बी मिल जाता है तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ए मुद्रा हो जाएगा। दोस्तों, यही होता है विनिमय का माध्यम। दोस्तों, मुद्रा क्या होता है? मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। दोस्तों, कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, अमेरिकी अर्थशास्त्री है दोस्तों, फ्रांसिस ए वाकर। उसके अनुसार मुद्रा क्या है दोस्तों? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता हो। क्या दोस्तों? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता हो। तो दोस्तों, मुद्रा के कार्य के विषय में देख लेते हैं कि मुद्रा का कार्य क्या होता है। दोस्तों, मुद्रा का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, मुद्रा का कार्य क्या होता है? वो मूल्य का मापन करता है कि कोई भी वस्तु जो है वो कितना कीमत का है। इस चीज़ का मापन कौन करता है दोस्तों? तो इस चीज़ का मापन मुद्रा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मुद्रा का और भी कार्य होता है दोस्तों, जैसे मूल्य का संचय करना मुद्रा का कार्य होता है। विनिमय का माध्यम बनना मुद्रा का कार्य होता है। दोस्तों, मुद्रा का कार्य होता है। तो याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि मुद्रा का कार्य क्या क्या होता है। तो मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय करना और विनिमय का साधन होना, ये तीनों दोस्तों मुद्रा का कार्य होता है। अगर कोई भी वस्तु ये तीनों काम कर रहा हो, ये तीनों काम कर रहा हो तो वह मुद्रा है। दोस्तों, वह मुद्रा है। अब मुद्रा के विकास के विषय में देख लेते हैं दोस्तों कि मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ। दोस्तों, तो वस्तु विनिमय प्रणाली इसके अंतर्गत देखेंगे, बार्टर सिस्टम, धातु मुद्रा देखेंगे दोस्तों, मेटालिक मनी, कागजी मुद्रा देखेंगे, पेपर करेंसी, प्लास्टिक मुद्रा देखेंगे दोस्तों, और डिजिटल मनी देखेंगे। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, धातु मुद्रा क्या है, कागजी मुद्रा क्या है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है और डिजिटल मनी क्या है। दोस्तों, इन सब के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। दोस्तों, बार्टर सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। आज से 10 साल पहले हम चलते हैं। दोस्तों, कितने साल पहले? तो 10 साल पहले हम चलते हैं, 10 वर्ष पहले चलते हैं। हमारे घर के जो मम्मी पापा हुआ करते थे, दादा दादी हुआ करते थे, वो क्या कहते थे कि बेटा 1 केजी गेहूँ लेके दुकान में जा, 1 केजी गेहूँ लेकर दुकान में जा और इस गेहूँ के बदले सरसों का तेल लेकर आ जा। क्या दोस्तों? सरसों का तेल लेकर आ जा। तो दोस्तों, हम सरसों के तेल के लिए कहाँ जाते थे दोस्तों?
सरसों के तेल के लिए ये 1 केजी गेहूँ लेकर जाते थे और दुकानदार से बोलते थे कि भैया गेहूँ ले लो और मुझे सरसों का तेल दे दो। तो दुकानदार वह गेहूँ ले लेता था, वज़न करता था और उस वज़न के अनुसार उस गेहूँ का जितना कीमत होता था उसके बराबर में वो सरसों का तेल दे देता था दोस्तों। तो यहाँ पे कोई मुद्रा तो नहीं आया, चलन में जो मुद्रा है वो तो नहीं आया, यहाँ वस्तु के बदले वस्तु दिया जा रहा है दोस्तों। गेहूं के बदले सरसों का तेल दिया जा रहा है। यही होता है दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, यही होता है दोस्तों। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान दोस्तों। ये तो 10 साल पहले की बात हो गई। अब कुछ दिन और पहले की बात करते हैं दोस्तों, कुछ दिन और पीछे जाते हैं। उसमें क्या था दोस्तों? उसमें था दोस्तों कि मान के चलिए एक बंदा मोहन है, दूसरा बंदा सोहन है। क्या दोस्तों? ये 2 बंदे हैं, मोहन और सोहन। तो मोहन और सोहन के कहानी को जान लेते हैं। मोहन गेहूं का उत्पादन करता है दोस्तों। मोहन क्या करता है? गेहूं का उत्पादन करता है। और सोहन क्या करता है दोस्तों? चावल का उत्पादन करता है। तो दोस्तों मोहन सोहन के पास जाएगा और बोलेगा, सोहन भाई मुझे चावल की ज़रूरत है, मेरे पास तो गेहूं अवेलेबल है लेकिन चावल नहीं है, मेरे को आप चावल दे दो और मेरे से गेहूं ले लो। दोस्तों तो सोहन बोलेगा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे पास भी केवल चावल है, गेहूं नहीं है। तो क्या दोस्तों मोहन क्या करेगा? मोहन इसको गेहूं देगा, मोहन सोहन को गेहूं दे देगा और सोहन गेहूं के बदले में क्या दे देगा? मोहन को चावल दे देगा। तो दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी दोस्तों, दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। ये ऐसा कंडीशन था दोस्तों जब मोहन को चावल की ज़रूरत थी और सोहन को गेहूं की ज़रूरत थी, तब तो ये प्रणाली सही से चलता था। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि अगर मोहन के पास गेहूं है और सोहन के पास गेहूं और चावल दोनों हैं, तब मोहन अगर सोहन के पास जाएगा और बोलेगा मुझे चावल चाहिए, आप गेहूं ले लो, तो मोहन क्या बोलेगा दोस्तों कि मेरे पास पहले से गेहूं है, मुझे गेहूं की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो टमाटर की ज़रूरत है। अगर आपके पास टमाटर है तो आप टमाटर लाइए और चावल ले जाइए। तो दोस्तों इस केस में मोहन चावल नहीं ले सकता क्योंकि मोहन के पास केवल गेहूं है, टमाटर नहीं है दोस्तों। तो इस प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली में, यह देखना होता था कि मेरे पास क्या है और किसको इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसको मान के चलिए उस चीज़ की ज़रूरत है और उसके पास वह चीज़ होना चाहिए जो मुझे ज़रूरत है दोस्तों, तभी जाकर वस्तु विनिमय प्रणाली कार्य करता था दोस्तों, बार्टर सिस्टम सही ढंग से कार्य करता था दोस्तों। तो ये था दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। आई होप आज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है और इसे कैसे संचालित किया जाता है दोस्तों। आज के डेट में भी दोस्तों, आज के डेट में भी ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में यदा कदा ये सिस्टम देखने को मिल जाता है दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिल जाता है दोस्तों। आप देखे होंगे कभी, अगर आप गांव में रहते होंगे तो देखे होंगे एक ठेला वाला दोस्तों, एक ठेला वाला सब्जी लेकर आता है दोस्तों और आपके घर के सामने रोक देता है और आपके पिताजी बोलते हैं कि भैया मेरे पास गोभी है, मैं गोभी का खेती किया हूँ, मेरे पास गोभी है, आप गोभी ले लो और मुझे प्याज दे दो। क्या दोस्तों? मुझे प्याज दे दो। तो दोस्तों ये जो ठेला वाला है वो क्या बोलेगा दोस्तों? ठेला वाला गोभी ले लेगा और प्याज दे देगा। तो इस प्रकार इसके पास गोभी हो जाएगी, यह गोभी किसी और को बेच देगा, यह गोभी किसी और को बेच देगा और वहाँ से मुद्रा ले लेगा, वहाँ से पैसा ले लेगा। तो दोस्तों जो मुद्रा होता है वो एक माध्यम होता है। क्या दोस्तों? एक माध्यम होता है वस्तु के खरीदने और बेचने का दोस्तों। और ये सिस्टम जो कहलाता था दोस्तों, यह सिस्टम कहलाता था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु का आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का देना दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था, बार्टर सिस्टम कहलाता था दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों धातु मुद्रा। क्या दोस्तों? धातु मुद्रा, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी धातु मुद्रा से क्या तात्पर्य है दोस्तों? धातु का मतलब धातु, यानी धातु से यह मुद्रा बना होगा।
तो धातु से जो मुद्रा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम मेटालिक मनी बोलते हैं, धातु मुद्रा बोलते हैं। यानी धातु से बनी मुद्रा को दोस्तों धातु मुद्रा कहा जाता है। जैसे सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबा की मुद्रा। एक बात याद रखना है दोस्तों, जो सोने की मुद्रा होगा, जो चांदी का मुद्रा होगा, जो तांबा का मुद्रा होगा, वो क्या होगा दोस्तों? उसका जो फेस वैल्यू होगा उसके साथ साथ इसका आंतरिक वैल्यू भी, आंतरिक मूल्य भी सन्निहित होता है। मान के चलिए एक सोने का मुद्रा है, एक सोने का मुद्रा है, उसका वैल्यू 100 रुपया है दोस्तों, उसका फेस वैल्यू 100 रुपया है। तो ऐसा नहीं है कि फेस वैल्यू के आधार पर ही इसका कीमत होगा दोस्तों। इसमें जो धातु लगा हुआ है उसके आधार पर भी इसका वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि वह सोना है, वह चांदी का सिक्का है, वह तांबा का सिक्का है दोस्तों। तो धातु के सिक्के का मतलब यही होता है कि जो धातु से बना हो दोस्तों, उसे हम धातु मुद्रा कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कागज मुद्रा की तरफ चलते हैं दोस्तों, पेपर करेंसी के तरफ चलते हैं कि पेपर करेंसी क्या होता है दोस्तों। पेपर करेंसी क्या होता है? 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का क्या होता है दोस्तों, उसके संबंध में हम देख लेते हैं दोस्तों, उसके संबंध में हम कुछ समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो था कागजी मुद्रा का प्रयोग चीन में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? याद रखने वाली बात है दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। चीन में किया गया था सर्वप्रथम कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी का उपयोग दोस्तों। वहाँ एक राजवंश था, तांग राजवंश। कौन सा राजवंश दोस्तों? तांग राजवंश था। वह उसके द्वारा 7वीं सदी में कागजी मुद्रा को जारी किया गया था दोस्तों। आप याद रखिएगा कि सबसे पहले कागजी मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों? तो तांग राजवंश द्वारा जारी किया गया था 7वीं सदी में दोस्तों। और आधुनिक युग में कागजी मुद्रा का प्रचलन दोस्तों स्वीडन में किया गया था दोस्तों। आधुनिक युग में कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले स्वीडन के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो सर्वप्रथम उपयोग चीन में हुआ था और आधुनिक युग में कागजी मुद्रा का उपयोग स्वीडन में हुआ था दोस्तों। अब आते हैं अपने देश में जो रुपया है उसका इतिहास देख लेते हैं दोस्तों, उसका इतिहास देख लेते हैं। तो अपने देश भारत में जो रुपये का प्रयोग है सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था दोस्तों। 1542 ईस्वी में किया गया था। भारत में रुपये का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। 1542 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। उस समय जो रुपया प्रचलित था वो चांदी के सिक्का था दोस्तों। क्या था दोस्तों? चांदी के सिक्का था। चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था दोस्तों, लेकिन तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था और सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था दोस्तों। याद रखने वाली बात है दोस्तों, याद रखने वाली बात है कि शेरशाह सूरी के समय जो चांदी के सिक्का होता था उसको रुपया कहा जाता था, तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था और सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था दोस्तों। याद रखिएगा, रुपया, दाम और मोहर क्या था दोस्तों? रुपया का प्रचलन 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा सबसे पहले भारत में किया गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भी रुपये का प्रचलन को क्या किया दोस्तों? जारी रखा दोस्तों, कंटिन्यू रखा अंग्रेज़ों ने भी। 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को सिक्का ढालने का अधिकार भी दे दिया दोस्तों। यह सिक्का मुंबई टकसाल से जारी होता था, मुंबई टकसाल में ढाला जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं, अंग्रेज़ों द्वारा ढाला गया सिक्का जो होता था, जो ढाला गया सिक्का होता था, यदि सोने का वह सिक्का होता था तो उसको कैरोलिना कहा जाता था और चांदी का सिक्का होता था उसको एजोलिना कहा जाता था दोस्तों। कमाल का नाम है। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कैरोलिना, और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था दोस्तों? एजोलिना। नाम याद रखिएगा कि अंग्रेज़ों द्वारा जो सोने के सिक्के को ढाला जाता था उसको कैरोलिना कहा गया और चांदी के सिक्के को एजोलिना कहा गया दोस्तों। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कैरोलिना क्या था, एजोलिना क्या था? तो कैरोलिना दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा जो सोने के सिक्के को ढाला जाता था और एजोलिना दोस्तों जो चांदी के सिक्के को ढाला जाता था, यही था कैरोलिना और एजोलिना।
18वीं सदी में दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल द्वारा भारत का पहला रुपये का नोट छापा गया दोस्तों 8 सितंबर 1812 ईस्वी में। याद रखने वाली बात है दोस्तों कि 18वीं सदी में 3 सितंबर 1812 में भारत का पहला रुपया का नोट छापा गया दोस्तों। किसके द्वारा? तो बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा छापा गया था दोस्तों। 1858 के बाद दोस्तों सिक्कों पर ब्रिटेन के सम्राटों का चित्र बनने लगा दोस्तों। सिक्के पे ब्रिटेन के सम्राट का चित्र का प्रचलन कब से चालू हुआ दोस्तों? तो 1858 के बाद 1857 में जब क्रांति हुई उसके बाद भारत के शासन का बागडोर सीधे ब्रिटिश सम्राट के पास चला गया दोस्तों। तो इस उपलक्ष्य में आप याद रख सकते हैं कि 1858 के बाद सिक्कों पर ब्रिटेन के सम्राटों का चित्र बनने लगा दोस्तों। 1861 में पेपर अधिनियम को लाया गया। क्या दोस्तों? 1861 में पेपर अधिनियम लाया गया और इसी के आधार पर दोस्तों 1862 से महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया चित्र के साथ नोट छपने लगे दोस्तों। विक्टोरिया चित्र के साथ नोट छपने लगे और यह नोट बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा जारी किया जाता था दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। अब आगे देखते हैं दोस्तों 1935 में आरबीआई के स्थापना के बाद दोस्तों 1935 में क्या दोस्तों? आरबीआई के स्थापना के साथ नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को मिल गया दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिल गया। और आरबीआई जो पहला मुद्रा छापा था वह 5 रुपये का छापा था 1938 में जारी किया था दोस्तों। और उस पर किसका चित्र बना हुआ था? तो जॉर्ज पंचम का चित्र बना हुआ था दोस्तों। किसका चित्र बना हुआ था? तो किंग जॉर्ज पंचम का चित्र बना हुआ था। आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि 1935 में आरबीआई की स्थापना के साथ इसे नोट जारी करने का अधिकार मिल गया दोस्तों। और यह पहला पेपर का मुद्रा 5 रुपये का 1938 में जारी किया था, जिस पे किंग जॉर्ज पंचम का चित्र बना हुआ था दोस्तों। आज़ादी के बाद दोस्तों पहला मुद्रित जो नोट था वो 1 रुपये का था दोस्तों, जिस पर सारनाथ का स्तंभ का चित्र था दोस्तों। किसका चित्र था? सारनाथ का स्तंभ चित्र था दोस्तों। 1959 में दोस्तों भारतीय हज तीर्थयात्रियों के लिए 10 रुपया और 100 रुपये का विशेष नोट जारी किया गया था दोस्तों। हज यात्रियों के लिए 10 रुपया और 100 रुपये का विशेष नोट जारी किया गया था ताकि वे सऊदी अरब के स्थानीय मुद्रा से एक्सचेंज कर सकें दोस्तों। क्या कर सकें? एक्सचेंज कर सकें, बदल सकें और वहाँ पे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें दोस्तों। मुद्रा की दशमलव प्रणाली दोस्तों 1957 में लागू हुई थी दोस्तों, 1957 में लागू हुई थी। कितना? मुद्रा की दशमलव प्रणाली दोस्तों भारत में 1957 में लागू की गई थी दोस्तों। यह एक डेट है 1757, 1857 और 1957 दोस्तों। 1757 में क्या हुआ था दोस्तों? पलासी का युद्ध हुआ था। 1857 में क्रांति हुई थी दोस्तों और 1957 में मुद्रा का दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था दोस्तों। तो ये तीनों डेट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जो अपने गांधी जी का फ़ोटो वाली नोट था वह पहली बार 1969 में छापी गई थी। कब दोस्तों? 1969 में छापी गई थी। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था दोस्तों, जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में। तो 1969 में गांधी जी का जन्म शताब्दी के अवसर पे 5 रुपये और 10 रुपये के नोट पे गांधी जी के फ़ोटो वाली नोट छापा गया था दोस्तों। 5 रुपया और 10 रुपया पे गांधी जी का फ़ोटो छापा गया था दोस्तों 1969 ईस्वी में। दोस्तों गांधी जी के चित्र वाली नोटों की सीरीज जो था 1996 से शुरू किया गया। 1996 से शुरू किया गया दोस्तों गांधी जी के चित्र वाली नोटों का सीरीज दोस्तों। तो देख लेते हैं गांधी जी के नोटों पर छपने वाली तस्वीर कब की थी दोस्तों? तो 1946 की दोस्तों। 1946 की थी दोस्तों, जब ये वायसराय भवन में भारत सचिव पैथिक लॉरेंस से मिलने गए थे। याद रखिएगा दोस्तों कि जो गांधी जी के चित्र जो नोटों पे छपी थी, जो
1996 से शुरू हुआ था। उस पर कब की चित्र थी दोस्तों? तो 1946 की चित्र थी, जब वे वायसराय भवन में भारत सचिव पैथिक लॉरेंस से मिलने के लिए गए थे दोस्तों, मिलने के लिए गए थे। अब देख लेते हैं दोस्तों, सिक्कों पे जो सिक्का ढालने का टकसाल है वो कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? तो 4 जगहों पर है दोस्तों। पहला तो मुंबई में है, दूसरा कोलकाता में है, तीसरा हैदराबाद में है और चौथा नोएडा में है दोस्तों। सिक्के ढालने का टकसाल दोस्तों जो मुंबई में बना था वो 1830 ईस्वी में स्थापित हुआ था। जो कोलकाता में है 1950 में स्थापित हुआ था। जो हैदराबाद में है वो 1903 में स्थापित हुआ था। और जो दोस्तों नोएडा में है वो 1989 में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये क्रम याद रखिएगा कि सबसे पहले मुंबई में स्थापित हुआ था, उसके बाद हैदराबाद में, उसके बाद हैदराबाद में, उसके बाद कोलकाता में, उसके बाद कोलकाता में और सबसे बाद दोस्तों नोएडा में, सबसे बाद नोएडा में स्थापित हुआ था सिक्के ढालने का टकसाल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोट छापने और उसके कागज़ हेतु स्थान के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। तो करेंसी प्रेस नोट नासिक में है दोस्तों, यह सबसे पुराना है। बैंक प्रेस नोट देवास में है दोस्तों, एमपी में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है दोस्तों और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद एमपी में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस दोस्तों नासिक में है। तो बस इसका जगह याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि करेंसी प्रेस नोट कहाँ पे है? तो नासिक में है। बैंक प्रेस नोट कहाँ पे है? तो देवास में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? तो होशंगाबाद में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है? तो नासिक में है दोस्तों। तो यह बस याद कर लेने की ज़रूरत है और कुछ इसके विषय में जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब मुद्रा के प्रकार के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। मुद्रा कितने प्रकार का होता है? मुद्रा कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो दोस्तों मुद्रा के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है राष्ट्रीय आधार पर मुद्रा का प्रकार और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मुद्रा का प्रकार। तो दोस्तों देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आधार पर मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आधार पे जो प्रकार होता है दोस्तों उसमें होता है वैधानिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा, जमानत मुद्रा और फिएट मनी। और अंतर्राष्ट्रीय आधार पे होता है दोस्तों हॉट करेंसी, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। तो दोस्तों इन सारे मुद्रा और करेंसी के विषय में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वैधानिक मुद्रा क्या होता है दोस्तों, लीगल मनी क्या होता है दोस्तों, लीगल मनी क्या होता है दोस्तों, लीगल मनी क्या होता है। तो दोस्तों ऐसी मनी दोस्तों, ऐसी मुद्रा दोस्तों, ऐसी मुद्रा जिसे कानूनी शक्ति प्राप्त हो दोस्तों, जिसे कानूनी शक्ति प्राप्त हो, जिसे सरकार द्वारा कानून के माध्यम से बनाया गया हो दोस्तों, उसी को हम वैधानिक मुद्रा कहते हैं दोस्तों। यह वैधानिक मुद्रा सभी व्यक्तियों के लिए बाध्य होता है दोस्तों, यानी कोई भी व्यक्ति हो अगर उसे यह मुद्रा दिया जाए, वैधानिक मुद्रा दिया जाए तो उस व्यक्ति को लेना पड़ेगा दोस्तों, उसे लेना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता है दोस्तों। यह वैधानिक मुद्रा जो होता है सरकार द्वारा और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। उसके द्वारा जारी किया गया सिक्के और नोट जो होता है दोस्तों वो वैधानिक मुद्रा होता है दोस्तों। आज जितने भी मुद्रा प्रचलन में है हमारे देश में सभी मुद्रा क्या है दोस्तों? वैधानिक मुद्रा है दोस्तों। क्या? लीगल करेंसी है दोस्तों, लीगल मनी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं ऐच्छिक मुद्रा क्या होता है दोस्तों। ऐच्छिक मुद्रा क्या होता है दोस्तों? इसका नाम से ही पता चल रहा है, इच्छा पे डिपेंड है। अगर आपको दिया जाए लेकिन आपका मन नहीं है, आपका इच्छा नहीं है लेने का, तो आप अस्वीकार कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपको लेना ही लेना है दोस्तों। तो ऐसी मुद्रा दोस्तों जिसे स्वीकार करना अथवा न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है दोस्तों। स्वीकार करना अथवा न करना
व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है तो उसे हम ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। जैसे चेक हो गया, जैसे हुंडी हो गया। मान के चलिए मैं आपको 10,000 का चेक दे रहा हूँ, आपको 10,000 का चेक दे रहा हूँ, लेकिन आप बोलें कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे तो कैश चाहिए, या मुझे आप फ़ोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, तो दोस्तों आप इस चेक को ठुकरा सकते हैं, इसे स्वीकार न भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यही होता है, ये चेक जो होता है वो ऐच्छिक मुद्रा होता है दोस्तों, ऐच्छिक मुद्रा होता है। अगला होता है दोस्तों सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी। यह सांकेतिक मुद्रा क्या है दोस्तों? तो सांकेतिक मुद्रा वह है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य से कम हो दोस्तों। जो उसका मूल्य जो है, जैसे मान के चलिए ये एक सिक्का है, इस पे 50 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन यह सिक्का जो धातु जिस धातु से बना हुआ है उसका वैल्यू 2 रुपये के बराबर है दोस्तों। यानी जो अंकित मूल्य है, जो इस सिक्के पे मूल्य लिखा हुआ है, उसका जो वास्तविक मूल्य है उससे कम, उससे क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य से वो कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सांकेतिक मुद्रा बोल देंगे। यानी वास्तविक मुद्रा जो है वो अंकित मूल्य से कम है तो उसे हम सांकेतिक मुद्रा बोल देंगे दोस्तों। जैसे भारत में जितने भी सिक्के प्रचलन में है उसका अंकित मूल्य से कम उसका वास्तविक मूल्य है दोस्तों, तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों? वह सांकेतिक मुद्रा कहलाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अब प्रमाणिक मुद्रा के विषय में देख लेते हैं। प्रमाणिक मुद्रा क्या होता है, स्टैंडर्ड मनी क्या होता है दोस्तों? तो अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य दोनों बराबर है दोस्तों। यानी मान के चलिए कि यह है 50 रुपये का सिक्का, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, यह क्या है 50 रुपये का सिक्का, और यह जिस धातु से बना हुआ है, इसमें जितना धातु लगा हुआ है उसका वास्तविक मूल्य भी 50 रुपये के बराबर है, तो इस सिक्के को क्या बोल देंगे? इस सिक्के को प्रमाणिक मुद्रा बोल देंगे दोस्तों। यानी अंकित मूल्य के बराबर इसका वास्तविक मूल्य है, तो दोस्तों उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे प्रमाणिक मुद्रा। जैसे सोने की मुद्रा, चांदी के मुद्रा, ये इनके द्वारा बने हुए जो सिक्के हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो प्रमाणिक मुद्रा कहलाते हैं, स्टैंडर्ड मनी कहलाते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं जमानत राशि क्या होता है दोस्तों। जमानत राशि क्या होता है, कॉशन मनी क्या होता है दोस्तों? तो किसी भी संविदा और दायित्व को पूरा करने के लिए जमानत के तौर पर रखी गई राशि को जमानत राशि कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल से समझिए, आप कहीं पे एक दुकान लेने गए दोस्तों, किराए पे दुकान लेने गए, तो जो दुकान का मालिक है दोस्तों आपको बोलेगा कि आप 50,000 रुपया मेरे पास जमा कर दीजिए। चूँकि इसका मंथली जो है 10,000 रुपया ही है, 10,000 रुपया ही इसका मंथली किराया है, लेकिन इस दुकान का मालिक आपसे 50,000 रुपया जमानत के तौर पर रख लेगा, और जब आप इस दुकान को छोड़ के जाएंगे तो यह 50,000 रुपया आपको वापस कर देगा। तो दोस्तों यही जो 50,000 रुपया है यही होता है जमानत राशि दोस्तों। अब आधिकारिक मुद्रा की तरफ चलते हैं दोस्तों। फिएट मनी क्या है दोस्तों? फिएट मनी क्या है? आधिकारिक मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ऐसी मुद्रा जिनका आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से बहुत कम हो, जिसका मूल्य सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए, उसी को फिएट मनी कहा जाता है दोस्तों। एक बात समझ लेते हैं, जैसे एक तो हो गया वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य क्या दोस्तों? वास्तविक मूल्य, और एक हो गया अंकित मूल्य, क्या दोस्तों? अंकित मूल्य। तो हमारे देश में जो 2000 का नोट है दोस्तों, 2000 का नोट है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? 2000 का नोट क्या है दोस्तों? 2000 का नोट बनाने में क्या 2000 रुपया लगा होगा? नहीं दोस्तों, 2000 से काफ़ी कम लगा होगा दोस्तों, 2000 से बहुत कम लगा होगा दोस्तों, लेकिन उसका वैल्यू कितना है दोस्तों? 2000 के बराबर है दोस्तों। तो इसी प्रकार के मनी को, इसी प्रकार के मुद्रा को हम फिएट मनी, फिएट मुद्रा कहते हैं दोस्तों। वर्तमान में प्रचलित सभी प्रकार के नोट जो है वो फिएट मनी का उदाहरण है दोस्तों। फिएट मनी में आपको याद रखना है कि उसका वास्तविक मूल्य जो होता है बहुत कम होता है उसके अंकित मूल्य के अपेक्षा दोस्तों, उसके अंकित मूल्य के अपेक्षा। लेकिन फिएट मनी क्या होता है दोस्तों? यह सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसका मूल्य जो होता है सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, हॉट करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो करेंसी का प्रकार था वो हॉट करेंसी था दोस्तों। तो हॉट करेंसी के विषय में देख लेते हैं दोस्तों, हॉट करेंसी क्या होता है?
तो वह मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, उसे हम हॉट करेंसी कहते हैं दोस्तों। अगर हॉट करेंसी को छोड़ दिया जाए तो वो वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाती है, शीघ्र वह पलायन कर जाती है, तो उसी को हम हॉट करेंसी कहते हैं। जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा दोस्तों हॉट करेंसी का उदाहरण है। क्या दोस्तों? हॉट करेंसी का उदाहरण है। अब देख लेते हैं दोस्तों हार्ड करेंसी क्या होता है दोस्तों। क्या हार्ड करेंसी क्या होता है दोस्तों? तो हार्ड करेंसी होता है दोस्तों जिसका मांग अधिक हो लेकिन आपूर्ति कम हो दोस्तों। इंटरनेशनल मार्केट में जिसका मांग अधिक है लेकिन मांग से कम उसका आपूर्ति है, तो उसी को हम हार्ड करेंसी कहते हैं। जैसे डॉलर हो गया दोस्तों, यूरो हो गया इत्यादि। मांग अधिक है डॉलर का लेकिन आपूर्ति कम है दोस्तों, तो डॉलर क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्ड करेंसी हो जाएगा। और सॉफ्ट करेंसी जस्ट इसके विपरीत, मांग कम होगा और आपूर्ति अधिक होगा दोस्तों। यानी जिस मुद्रा का लोग मांग कम कर रहे होंगे लेकिन मांग के तुलना में आपूर्ति अधिक होगा दोस्तों। अगर मांग करे तो उसे तुरंत मिल जाए, तो क्या दोस्तों? मांग कम है और आपूर्ति अधिक है दोस्तों। हमारे देश की मुद्रा का इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू सॉफ्ट करेंसी के रूप में है दोस्तों, सॉफ्ट करेंसी के रूप में है। इसका मतलब मांग कम है और आपूर्ति अधिक है दोस्तों। तो ये रहा हॉट करेंसी, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी के बारे में दोस्तों। अब मुद्रा की प्रामाणिकता के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। मुद्रा की प्रामाणिकता के विषय में दोस्तों 3 तरह की प्रामाणिकता होती है दोस्तों। एक स्वर्ण मान, एक रजत मान और तीसरा पेपर स्टैंडर्ड 1957 दोस्तों। स्वर्ण मान मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड, रजत मान मतलब सिल्वर स्टैंडर्ड और पेपर स्टैंडर्ड दोस्तों 1957। तो स्वर्ण मान क्या होता है दोस्तों? गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों? इसमें यह बताया जाता है कि जिसके पास अगर रुपया है वह कभी भी उस रुपया के बदले सोना ले सकता है दोस्तों, सोना ले सकता है। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें बोला गया है कि रुपया धारण करने वाले को सोना देने का वचन दिया गया है दोस्तों। 1870 में इस टाइप से मुद्रा का प्रचलन था दोस्तों। इसमें लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 रुपये का सोना देने का वचन देता हूं दोस्तों। क्या? मैं धारक को 100 रुपये का सोना देने का वचन देता हूं। और रजत मान यानी सिल्वर स्टैंडर्ड क्या था दोस्तों? इसमें बताया गया था कि रुपया धारण करने वाले को चांदी देने का वचन दे दिया जाता था दोस्तों। इसमें यह बोला गया था कि जो भी लोग रुपया धारण कर रहे हैं वो रुपया के बदले चांदी ले सकते हैं दोस्तों। 1957 से पूर्व भारत में यही प्रणाली लागू थी दोस्तों, रुपया के बदले चांदी देने का वचन। लेकिन पेपर स्टैंडर्ड 1957 में दोस्तों इसमें क्या हुआ? इसमें रुपये के बदले रुपये देने का वचन दिया जाने लगा दोस्तों। वर्तमान में यही लागू है। इसमें बोला जाता है कि मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन देता हूं दोस्तों, वचन देता हूं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि स्वर्णमान क्या था। इसमें रुपये के बदले सोने देने का प्रावधान था। रजत मांग, इसमें रुपये के बदले चांदी देने का प्रावधान था। लेकिन पेपर स्टैंडर्ड में रुपये के बदले रुपये देने का ही प्रावधान होता है दोस्तों, रुपया के बदले रुपया देने का ही प्रावधान। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति की माप की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति की माप की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति के कैसे मापा जाता है दोस्तों? तो मुद्रा आपूर्ति से आशय अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी मुद्रा की कुल मात्रा होती है दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या है? मुद्रा की कुल मात्रा से है दोस्तों। हमारी अर्थव्यवस्था में जितने तरह की मुद्रा है उसके कुल मात्रा से मुद्रा आपूर्ति की माप की जाती है दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति की माप की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में साथियों मुद्रा की आपूर्ति निम्न रूपों में मापी जाती है दोस्तों। M0, M1, M2, M3 और M4 दोस्तों। M0, M1, M2, M3 और M4 दोस्तों। एग्ज़ाम ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए दोस्तों
M0 का दूसरा नाम है दोस्तों आरक्षित मुद्रा। क्या दोस्तों? आरक्षित मुद्रा। और M1 का नाम है संकीर्ण मुद्रा और M3 का नाम है दोस्तों व्यापक मुद्रा। एग्जाम में पूछ सकता है कि आरक्षित मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है, और 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों। तो कौन है? M0 है दोस्तों। और संकीर्ण मुद्रा कौन है? M1 है। और व्यापक मुद्रा किसे कहते हैं दोस्तों? तो M3 को कहते हैं, M3 को कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है और M4 क्या होता है दोस्तों। एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा दोस्तों, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है और M4 क्या है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। M0 क्या है दोस्तों M0 क्या है, इसके विषय में हम देख लेते हैं। तो आप एक साधारण बात याद रखिएगा, M0 में सभी प्रकार की मुद्राएं शामिल होती है दोस्तों। भारतीय इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी मुद्रा है, जो भी पैसा है, सभी क्या होता है दोस्तों M0 में शामिल है। यानी M1, M2, M3, M4 सभी को मिलाकर M0 बनता है दोस्तों। M0 में संचलन में जितनी भी मुद्राएं हैं, RBI के पास जो भी जमा है और RBI के पास जो भी अन्य जमा है, सभी मुद्रा दोस्तों M0 का पार्ट होता है। M0 का मतलब ही हुआ दोस्तों मुद्रा, टोटल मुद्रा दोस्तों, जितना भी मुद्राएं हैं सभी M0 के अंतर्गत आ जाएंगे। तो M0 में कुछ समझने की बात नहीं है, अगर M0 को बोल दिया जाए तो सभी मुद्रा आ जाता है दोस्तों। अब M1 क्या होता है दोस्तों? तो M1 होता है लोगों के पास मुद्रा व सिक्का, यानी हमारे आपके पास जो भी मुद्रा है, जो भी सिक्का है, वह M1 का पार्ट है दोस्तों। इसके तहत बैंकों के पास मांग जमा भी होता है, RBI के पास अन्य जमाएँ भी होता है दोस्तों। याद रखने की बात है कि M1 के अंतर्गत लोगों के पास मुद्रा व सिक्का, बैंकों के पास मांग जमा और RBI के पास अन्य जमाएं दोस्तों। मांग जमा क्या होता है दोस्तों? डिमांड डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों? आप बैंक के पास अगर मांग जमा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बैंक तो आपसे पैसा ले लेगा, ब्याज भी देगा दोस्तों, लेकिन आप जब चाहें तब बैंक के पास से वो पैसा ले सकते हैं दोस्तों। जब भी डिमांड करेंगे वह बैंक आपको पैसा दे देगा दोस्तों। यही होता है मांग जमा। लेकिन टाइम डिपॉजिट दोस्तों सावधि जमा होता है कि आपको फिक्स कर दिया जाता है कि 5 साल के लिए, आपको 7 साल के लिए, उससे पहले आप पैसा नहीं ले सकते हैं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में दोस्तों कभी भी आप डिमांड कर सकते हैं अपने पैसे का। तो दोस्तों M1 के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है दोस्तों? M1 के अंतर्गत लोगों के पास जो भी पैसा है, बैंकों के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट है और RBI के पास जो भी अन्य जमाएं हैं दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा कि M1 में क्या क्या है दोस्तों। तो लोगों के पास जो भी पैसा है, मुद्रा हो या सिक्का हो, बैंकों के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट हो और RBI के पास अन्य जमाएं हैं दोस्तों। जो बैंक जमा कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, RBI के पास जो अन्य जमाएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये M1 को याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। अब M2 के बारे में देखते हैं दोस्तों। M2 के बारे में तो M1 की सारी मुद्राएं M2 के अंतर्गत आ जाएगा, और साथ में दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमा है, वो M2 के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। तो बस आप M1 को याद रखिए, और M2 के लिए क्या हो जाएगा? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो भी मांग जमा है, और M3 दोस्तों M1 की सारी मुद्राएं और बैंकों की सावधिक जमा दोस्तों, टाइम डिपॉजिट। तो M2 में क्या था? M1 की सारी मुद्राएं और पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट। लेकिन M3 में M1 की सारी मुद्राएं और बैंक की टाइम डिपॉजिट, सावधिक जमा। तो दोस्तों ट्रिक से याद रखने की ज़रूरत है। और M4 का क्या था? M4 में है दोस्तों M3 की सारी मुद्राएं, जो भी M3 की मुद्राएं हैं वो सारी मुद्राएं, और पोस्ट ऑफिस की कुल जमा दोस्तों। पोस्ट ऑफिस में जो कुल जमा है वो M4 में, और M3 की सारी मुद्राएं। तो दोस्तों ट्रिक से याद रखते हैं दोस्तों। इस ट्रिक से के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया M1, ये हो गया M2, और ये हो गया M3, और ये हो गया M4 दोस्तों। 2 3 1 4 आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये इधर एक हम तीर का चिन्हासी बनाए, तीर का चिन्ह बनाए पोस्ट ऑफिस,
यहाँ टाइम डिपॉजिट, यहाँ पोस्ट ऑफिस, यहाँ टाइम डिपॉजिट, ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों और ये वाला, इस पर आपको पोस्ट ऑफिस रखना है, और इधर वाला और ये वाला इस पर आपको टाइम डिपॉजिट रखना है दोस्तों। एक बार फिर से देखिए, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, इधर वाले पे पोस्ट ऑफिस और इधर वाले पे टाइम डिपॉजिट। और ये दोस्तों ये सारा जो आता है दोस्तों M0 के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। अब M1 को याद रखना है, M1 क्या है दोस्तों। तो अगर M2 पूछा जाए तो M1 के साथ एक बार फिगर मिटाते हैं, अगर M2 पूछा जाए दोस्तों तो M1 में आपको क्या इंक्लूड करना है, पोस्ट ऑफिस को इंक्लूड करना है, यानी M2 बराबर क्या होगा दोस्तों, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, तो वो M2 हो जाएगा। और M3 क्या होगा दोस्तों, M1 में M3 क्या होगा, M1 में आप टाइम डिपॉजिट को जमा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए M2 क्या है, M1 में पोस्ट ऑफिस, और M3 क्या है, M1 में टाइम डिपॉजिट। M1 में टाइम डिपॉजिट M3 हो जाएगा, और M2 के लिए M1 में पोस्ट डिपॉजिट जोड़ देंगे। और M4 क्या है दोस्तों, जब M3 में पोस्ट ऑफिस की जमा राशि को जोड़ देंगे तो M4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिगर में दोस्तों, देखते रहिए। M4 क्या है दोस्तों, M3 और पोस्ट ऑफिस। M4 क्या है दोस्तों, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस। और M2 क्या है दोस्तों, M2 क्या है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, ठीक। और M3 क्या है दोस्तों, तो M3 क्या है दोस्तों, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। तो इस फिगर को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से देखने की ज़रूरत है दोस्तों। एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए, M1 M2 वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप सही करके आएंगे और दिल से मेरे को थैंक यू बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। M1 M2 M3 और M4 इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मुद्रा गुणक क्या होता है दोस्तों, एक मुद्रा गुणक होता है। मुद्रा गुणक क्या होता है दोस्तों, तो भारत में मुद्रा गुणक को व्यापक मुद्रा और आरक्षित मुद्रा के अनुपात के रूप में मापते हैं दोस्तों। M3 को हम व्यापक मुद्रा कहते हैं और M0 को हम आरक्षित मुद्रा कहते हैं। तो कभी भी मुद्रा गुणक के विषय में पूछे तो मुद्रा गुणक बराबर हो जाता है M3 बाई M0, यानी व्यापक मुद्रा बाई आरक्षित मुद्रा दोस्तों, यही होता है मुद्रा गुणक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।